देवता एपिसोड 10। मैंने फौरन ही उसकी नजरों को गिरफ्त में लेकर सोच के जरिए कहा, तुम इन आंखों को देख रहे हो, तुम इन आंखों को देखते रहोगे। ये आंखें तुम्हारे दिमाग को छू रही हैं और तुम्हारे जहन की वसतों का मुहासरा कर रही हैं। अब तुम मेरे हुक्म से सोचोगे और मेरे हुक्म से बोलोगे। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? ज़हीर नासिर। उसकी आवाज दूर किसी अंधे कुएं से आई। मेरी ये दो आंखें तुम्हारे तसव्वुर में हमेशा रोशन रहेंगी। तुम इन आंखों के जेरे असर रहोगे, मैं इन आंखों के जेरे असर रहूंगा। तुम पराई लड़कियों से नहीं मिलोगे, मैं पराई लड़कियों से नहीं मिलूंगा। ये जिंदगी 4 दिन की है, तुम इस हयात फानी को याद इलाही में गुजारोगे। ये जिंदगी 4 दिन की है, मैं इस हयात फानी को याद इलाही में गुजारूंगा। क्या तुम यहां किसी का इंतजार कर रहे हो? हां, मैं शकीला का इंतजार कर रहा हूं। वो सामने जनरल स्टोर में गई है। शकीला पराई लड़की है। हां, वो पराई लड़की है, मैं उससे नहीं मिलूंगा। तुम यहां से किताबों की किसी दुकान में जाओ और वहां से ऐसी किताबें खरीदो जो नमाज, रोजे और कलिमात सीखने के सिलसिले में तुम्हारी रहनुमाई कर सके। कल सुबह 6 बजे तक तुम तनवीमी अमल के जरिए असर रहोगे और मेरी हिदायत के मुताबिक और दीनी किताबों के मुताबिक अमल करते रहोगे। वो मेरी हिदायत को दोहराने लगा। इतने में शकीला आ गई। मैंने सोच के जरिए ज़हीर से कहा, शकीला को पहचानने से इनकार कर दो, तुम यहां से तन्हा जाओगे। वो दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बैठना चाहती थी। ज़हीर ने तेवर बदल कर पूछा, कौन हो तुम? बगैर इजाजत कार में क्यों घुसी आ रही हो? शकीला ने पहले तो ताज्जुब से उसे देखा, फिर मुस्कुराती हुई बोली, बहुत खूब, तुम ऐसा बेतुका मजाक भी करते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम मेरे लिए पराई हो, यानी कि नामहरम हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? वो बोली, क्या तुम वाकई संजीदा हो? हां, मैं संजीदगी से कह रहा हूं। क्या तुम नहीं जानती कि यह जिंदगी 4 दिन की है? इसे याद इलाही में गुजारना चाहिए। इस बार शकीला ने तेवर बदलकर तंजिया अंदाज में कहा, मौलवी साहब, तुम इतने ही पारसा हो तो मस्जिद में जाकर इबादत करो। मेरे शोरूम की कार में बैठकर मेरी तौहीन कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है तो अपने अल्फाज वापस लो, मुझसे माफी मांगो, वरना मैं धक्के देकर इस कार से बाहर कर दूंगी। तब पता चला कि वो शकीला की शोरूम की कार थी और ज़हीर मालिक बना बैठा था। मैंने कार की खिड़की पर हाथ टेक कर जरा झुकते हुए ज़हीर के पास बैठी हुई शकीला को देखा। उसकी नजरें भी मुझ पर जम गई। इतनी देर बाद हम एक दूसरे को देख रहे थे। इससे पहले जब वो दुकान से निकल कर आ रही थी तब मैंने सिर्फ उसके लिबास की झलक देखी थी। शकीला ने भी शायद उस वक्त मुझे नहीं देखा था, क्योंकि उसकी आंखें मेरे चेहरे और मेरे लिबास को यूं तक रही थी जैसे दुकान के शोकेस में अपने पसंदीदा गुड्डे को देख रही हूं। गुड्डा मैंने इसलिए कहा कि उस लड़की की आंखों में अभी बचपन की मासूमियत बाकी थी। अगर वो जवान न होती तो उसके लिए यही मशवरा मुनासिब होता कि वो किसी को बॉयफ्रेंड बनाने की बजाय अभी गुड्डे गुड़िया से खेलती रहे। मैंने ज़हीर से कहा, ये एक नामहरम की कार है, तुम्हें यहां से पैदल ही जाना चाहिए। उसने मेरे हुक्म की तामील करते हुए दरवाजा खोला। मैं जरा पीछे हट गया। वो कार से निकलकर चुपचाप एक तरफ बढ़ता चला गया। शकीला भी कार से बाहर आ गई थी। वो हैरानी से कभी ज़हीर को जाते हुए देख रही थी और कभी मुझे सवालिया नजरों से तक रही थी। फिर उसने कहा, ताज्जुब है, इसके सोचने का अंदाज अचानक ही बदल गया है। कभी अल्लाह रसूल का नाम नहीं लेता था, मगर अभी मौलवियों की तरह गुफ्तगू कर रहा था। मैंने कहा, इंसान के दिल में किसी वक्त भी ईमान आ सकता है। वो भी इंसान है, ईमान की तलाश में जा रहा है। आप कौन हैं? उसने पूछा। आपने इसे पैदल जाने के लिए कहा, वो पैदल चला गया। ये अजीब सी बात नहीं है? बज़ाहिर अजीब सी बात है, मैंने कहा, लेकिन हकीकत यह है कि वो मेरा मकरूज है। तुम्हारे यहां आने से पहले मैं अपनी रकम का तकाजा कर रहा था। मुझे यकीन नहीं आता, वो कहने लगी। माल रोड पर इसकी 2 दुकानें हैं। सुना है कि हर माह 25-30 हजार रुपए की आमदनी है। फिर ये मकरूज कैसे हो सकता है? मैंने जवाब दिया, आमदनी लाख रुपए की हो तब भी बेकारी कर्ज के लिए हाथ फैलाता रहता है। वो इसलिए यहां से चला गया कि मैं तुम्हारे सामने फिर तकाजा करूंगा। वो कायल होकर बोली, हां, ये मैंने भी सुना है कि ज़हीर जुए और रेस का शौकीन है। तुम इसे कब से जानती हो? उसने मुझे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, ये आप मुझे तुमसे क्यों मुखातिब कर रहे हैं? हमारे दरमियान बेतकल्लुफी तो नहीं है। उसके देखने के अंदाज में तीखापन था, मगर आंखों में बचपना था। यूं लगता था जैसे कोई बच्ची मुझसे बड़ी औरत का खेल खेल रही है। मैंने जवाब दिया, मैं बच्चों को तुमसे मुखातिब करता हूं। वो कार के सामने से घूमती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई।
फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर और सीना तान कर बोली, क्या मैं बच्ची नजर आती हूं? क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हैं? मैंने उसे सर से पांव तक देखा। उसने रास्ते का ख्याल किया था, ना आसपास से गुजरने वालों की परवाह की थी। बेधड़क खुद को नुमाया करने मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसका यह अंदाज बता रहा था कि वो शिकार खेलने वाली लड़की है। मैं फौरन ही उसके ख्यालात को पढ़ने लगा। वो सोच रही थी, ये मुझे सर से पांव तक देख रहा है, दिलचस्पी से देख रहा है। ऊपर से कैसा पत्थर नजर आता है, मगर अंदर से पिघल रहा है और इसे पिघलना चाहिए। ज़हीर तो अब ये कार नहीं खरीदेगा, हो सकता है कि ये खरीद ले। मैं भी अजीब हूं, गुस्सा दिखाकर ज़हीर को नाराज कर दिया। एक गाहक हाथ से निकल गया, अब दूसरे को आजमाना चाहिए। मगर ये खामोश क्यों है? मेरी खामोशी का ख्याल आते ही उसने पूछा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्या मैं बच्ची नजर आती हूं? मैं उसकी टेक्निक को समझ गया। पहले वो अपनी नुमाइश करके साबित करती कि वो बच्ची नहीं है, फिर मेरी जबान से उगलवाती कि वो जवान है। मैं आम नौजवानों की तरह उसके हुस्न शबाब के गुन गाता। इस तरह हमारी मुख्तसर सी मुलाकात रोमांस की तरफ करवट बदलती। फिर वो रोमांस की भूल भुलैयों में कार का सौदा करती। ज़हीर ने नहीं ली, तुम खरीद लो, सिर्फ कार की कीमत देना, मैं कमीशन के तौर पर मिल जाऊंगी। मैंने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे उसका तीर निशाने पर बैठा हो। फिर मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, तुम्हारा सरापा देखकर बहकने को जी चाहता है, मगर अफसोस के हम बेतकल्लुफ नहीं हैं। वो हंसती हुई बोली, मगर तुम बेतकल्लुफी से बहुत कुछ कह गए हो। मर्द बड़े चालाक होते हैं, औरतों से ज्यादा नहीं होते। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया। वैसे अभी तुम शोरूम की बात कर रही थी, क्या ज़हीर ये कार खरीदना चाहता था? हाँ, पता नहीं कैसे काया पलट गई, वो एकदम से मौलवी बनकर चला गया। मैंने कार की बॉडी पर हाथ फेरते हुए कहा, अजीब बात है, मैं भी आज इसी इरादे से निकला था कि अपने लिए एक अच्छी सी कार पसंद करूं। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। मैंने उसकी सोच को पढ़ा। वो सोच रही थी, मुझे फौरन ही अपने मतलब की बात नहीं करनी चाहिए, वरना ये कार की कीमत गिराएगा। मुझे इस कार की अहमियत जताना चाहिए। वो फखरी अंदाज में कार से टेक लगाकर बोली, ये नया मॉडल है, 55,000 के कितने ही गाहक हैं। मैं ज़हीर को दोस्ती की वजह से 45,000 में दे रही थी। अच्छा हुआ वो छोड़कर चला गया। अब इसे शोरूम में ले जाऊंगी तो 10,000 ज्यादा मिलेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इतना बड़ा मुनाफा छोड़ना नहीं चाहिए, तुम इसे अपने शोरूम में ले जाओ। वो जरा बुझ सी गई। उसे तवक्को थी कि मैं भी ज़हीर की तरह 45,000 की बात करूंगा। मुझे कतराते देखकर वो फौरन ही कार का दरवाजा खोलते हुए बोली, मेरा ड्राइव करने का मूड नहीं है, क्या तुम मुझे प्लाजा तक ले जाओगे प्लीज? उसने बड़ी आजिज़ी से प्लीज कहा। मैंने उसे मजीद परेशान करना जरूरी नहीं समझा। ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वो कार के सामने से घूमती हुई मेरे पास वाली सीट पर आ गई। मैंने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, शोरूम कहाँ है? प्लाजा सिनेमा के पास है। वैसे ये बताओ, इस गाड़ी की रनिंग कैसी है? बहुत उम्दा है, यूं महसूस होता है जैसे किसी हसीना की मुलायम आगोश में सफर कर रहा हूं। वो हंसने लगी। मालूम होता है बहुत अरसे के बाद गाड़ी चला रहे हो। तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अब जरूरत महसूस करता हूं। कार ना हो तो लड़कियां मुतवज्जे नहीं होती, कार हो तो खुद ही हाथ हिलाकर रास्ता रोकती हैं, बाहर खड़ी होकर लिफ्ट मांगती हैं, अंदर बैठकर लिफ्ट देती हैं। वो हंसती हुई खिसक कर मेरे करीब आ गई। मेरे मुताल्लिक क्या ख्याल है? मैंने भी प्लाजा तक लिफ्ट मांगी है। हाँ, मगर कार तुम्हारी है, ये तुम्हारी भी हो सकती है। यहां किसी के शोरूम में इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है। तुम इसे किसके शोरूम से लाई हो? मेरे अंकल का शोरूम है। फिर तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे अंकल का कारोबार खूब चल रहा होगा। तुम्हारे साथ किसी गाड़ी में बैठने के बाद मजाल है कि कोई गाहक हाथ से निकल जाए। वो फिर हंसती हुई बोली, इसका मतलब है कि तुम हाथ से नहीं निकलोगे? हाँ, अगर इसकी सही कीमत मालूम हो जाए। मैं सच कहती हूं, 55,000 तक दाम लग चुके हैं, लेकिन असली कीमत 45,000 है। औरतों से कारोबार की बात करना हिमाकत है, वो अपनी कीमत भी लगा देती हैं। वो घूर कर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे खरीद लूं और तुम्हें भी मुनासिब कमीशन मिल जाए तो बिल्कुल सही कीमत बता दो, मैं खरीदने के मूड में हूं। वो सोचने लगी, मलिक साहब 35,000 में दे सकते हैं, लेकिन 40,000 मांगते हैं। मेरे कमीशन के 5,000 मिलाकर 45,000 हो जाते हैं। मैं अपने ही कमीशन में कमी कर सकती हूँ, 5,000 की बजाय 3,000 ले सकती हूँ। इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। मैं कितनी भाग दौड़ करती हूँ, कैसे कैसे नाजो अंदाज से ग्राहकों को फांसती हूँ। कुछ लोग तो हल्के फुल्के रोमांस पर इक्तिफा कर लेते हैं, मगर कुछ लोग, क्या इतने पापड़ बेलने के बाद मैं 3,000 रुपए की हकदार नहीं बनती? मैं अपने ग्राहकों को कैसे समझाऊं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? मेरा चाहने वाला मुझे फरेब देकर चला गया, अपने प्यार की निशानी के तौर पर 2 बच्चे छोड़ गया।
कोई नहीं जानता कि मैं 2 बच्चों की मां हूं। मेरी आंखों की मासूमियत और मेरे चेहरे का भोलपन मेरी उम्र को छुपा लेता है। इस दुनिया में बहुत कुछ छुपाने से कुछ कुछ मुनाफा मिलता है, बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं मिलता। गाहक बराह रास्त मलिक साहब से सौदा करते हैं, पेमेंट करते हैं, कार ले जाते हैं और मैं देखती रह जाती हूं। ये गाहक भी जरूरत से ज्यादा चालाक है। अगर मैंने अपने कमीशन से 2000 कम न किए तो ये हाथ से निकल जाएगा। ये सोचने के बाद उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में मुझसे कहा, तुमने ठीक सोचा है। मैंने अपनी कीमत 2000 लगाई थी, मैं ये 2000 कम कर देती हूं। ये गाड़ी तुम्हें 43,000 में मिल जाएगी। मैं अपने अंकल से मैंने बात काट कर कहा, वो तुम्हारे अंकल नहीं हो सकते, साहब कोई से काम लो। तुम कारों की दलाली करती हो, तुम्हें सिर्फ कमीशन चाहिए। देखो मैं साफ साफ कहता हूं, मैं कार के मालिक से बराह रास्त सौदा तय करूंगा। सौदा जैसे भी तय होगा तुम हमारे दरमियान नहीं बोलना। मैं तुम्हारी मेहनत का मुआवजा अदा करूंगा, तुम्हारा कमीशन तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं इस धंधे में कई बार धोखा खा चुकी हूं। लोग वादा करते हैं मगर कमीशन देने का वक्त आता है तो मुझे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। साथ जाती हूं तब भी पूरी रकम नहीं देते, लेकिन न जाने क्यों मैं तुम्हें झूठा और फरेबी नहीं समझती। तुम्हारा लहजा बताता है कि तुम जो कहते हो उसे पूरा करते हो। मैंने गंगाराम के करीब कार रोककर कहा, तुम यहां से अपनी कार ले जाओ, मैं पैदल आऊंगा। हम शोरूम में एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे। अपने शोरूम का नाम बताओ। प्लाजा मोटर्स। वो आगे जाकर बाएं तरफ है। मैं कार से उतर गया। वो ड्राइविंग सीट पर आई और ड्राइव करती हुई मुझसे आगे निकल गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ प्लाजा मोटर्स तक पहुंचा। वही कार शोरूम में खड़ी थी। मैं उसके चारों तरफ घूमकर उसे देखने लगा। शोरूम का प्रोप्राइटर मलिक हयात मेरे करीब आ गया। फिर हम दोनों में लेन देन की बातें होने लगी। मैं 35,000 पर अड़ा रहा, वो 40,000 से नीचे उतरता रहा। मुख्तसर ये कि 1 घंटे के बाद 36,000 में सौदा हो गया। उसका मैनेजर मेरा चेक लेकर गया। बैंक करीब ही था। गाड़ी के कागजात और रसीदें तैयार होने तक वो रकम लेकर आ गया। जब मैं अपनी नई कार में बैठकर सड़क पर आया तो शकीला मुझे पहले ही इशारा करके आगे जा चुकी थी और गंगाराम के करीब एक फुटपाथ पर खड़ी हुई थी। मैंने उसके पास कार रोक दी। वो दरवाजा खोलकर बैठने लगी। मैं डैशबोर्ड से चेकबुक निकालकर उसके लिए रकम लिखने लगा। मैं लिख रहा था, वो पढ़ रही थी और मैं उसके ख्यालात पढ़ रहा था। जब मैंने रकम की जगह 5,000 रुपए लिखे तो वो शदीद हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। वो सोच रही थी क्या वाकई ये 5,000 का चेक कैश हो जाएगा। मलिक साहब को 36,000 देने के बाद शायद इसके अकाउंट में अब 5,000 न हो, या मुझे टालने के लिए चेक दे रहा है। मैंने उसकी सोच का जवाब नहीं दिया। कार स्टार्ट की और बैंक के सामने आकर रुक गया। फिर मैं उसे साथ लेकर बैंक के काउंटर पर गया। 20 मिनट के बाद वो चेक कैश हो गया। वो 5,000 रुपए पर्स में रखते वक्त खुशी से कांप रही थी और अपनी सोच में मुझे दुआएं दे रही थी और यह फैसला कर रही थी कि ऐसा फराख दिल गाहक मुझे कहीं भी साथ चलने को कहे तो मैं इनकार नहीं करूंगी। जब हम बैंक से बाहर आए तो उसने मेरे बाजू को थाम रखा था। उसके अंदाज से यूं लग रहा था कि वो कदम कदम मुझ पर कुर्बान होती जा रही है। कार के करीब पहुंचकर मैंने कहा, मुझे एक जरूरी काम है, अब तुम यहां से जाओ। वो हैरानी से मुंह खोलकर मुझे देखने लगी। क्या तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे? नहीं, यहां से तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी। मैं तुम्हें इसलिए साथ नहीं ले जाऊंगा कि मैंने तुम्हारी कीमत नहीं दी है। ये 5,000 रुपए तुम्हारे बच्चों के लिए हैं। ये बड़े ही अफसोस का मकाम है। हम औरत की कीमत लगा देते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो किसी की मां भी है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूं। मैंने कार में बैठकर दरवाजे को बंद किया। वो गुमसुम खड़ी हुई थी। मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैंने कुछ कहने का मौका नहीं दिया। कार स्टार्ट की और तेजी से ड्राइव करता हुआ उससे दूर होता चला गया। 3 माह के अरसे में अब तक चाचा जान और गजाला से सामना नहीं हुआ था। मैं ये चाहता था कि जब तक उन्हें हर एतबार से कमजोर न बना दूं, उस वक्त तक उनका सामना न करूं। इत्तेफाक से चाचा जान के घर वालों ने भी हमें नहीं देखा था। मैंने फूफी और जरीने से कह दिया था कि वो खामखा अपनी इमारत की नुमाइश न करें। जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक आमद और रफ्त के लिए कोठी का पिछला रास्ता इख्तियार करें। लेकिन उस रोज नई कार में बैठकर मैं सामने वाले गेट से अपनी कोठी के अहाते में दाखिल हुआ। जरीना नई कार देखकर मचल गई कि मैं उसे सैर कराऊं। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी की। उसे साथ लेकर दोपहर तक घूमता रहा। जब हम कोठी में वापस आए तो चाचा जान से सामना हो गया। वो अपनी कोठी के मेन गेट से बाहर आ रहे थे। मैंने कार उनके करीब ले जाकर रोक दी। फिर कार से उतरकर उन्हें सलाम किया। वो मुझे अचानक ही अपने सामने देखकर इस कदर हैरान थे कि सलाम का जवाब देना भूल गए। कभी वो कार को देख रहे थे, कभी मेरे सूट को और कभी मेरी बदली हुई शख्सियत को। मैंने मुस्कुराकर पूछा, चाचा जान, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं फरहाद हूं। आपने मुझे अपनी कोठी से निकाल दिया था, इसलिए अब मैं इस सामने वाली कोठी में रहता हूं। वो हैरानी से और बेयकीनी से सामने वाली कोठी को देखने लगे। मैं उनके ख्यालात पढ़ सकता था मगर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उनके चेहरे से हैरानी, परेशानी और नदामत जाहिर हो रही थी। मैंने फिर मुस्कुराकर कहा,
मालूम होता है मेरी खुशहाली देखकर आपको सदमा पहुंचा है। नहीं बेटे, उन्होंने जल्दी से कहा, मैं बहुत खुश हूं, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, जब अल्लाह तरक्की देता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उधर का माल इधर आता रहता है। फिर भी कुछ तो मालूम हो कि क्या करते हो। उनके दिमाग में खलबली मची हुई थी। वो जानना चाहते थे कि आखिर मैं इतना दौलतमंद कैसे बन गया। मैंने जवाब दिया, आपकी दौलतमंदी का राज यह है कि मेरे वालिद मरहूम की जमीन और जायदाद ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है, लेकिन यह राज दुनिया नहीं जानती। मेरी दौलतमंदी के पीछे भी कोई राज है। ये दौलत और शान और शौकत कितने ही राजो असरार से गुजर कर आती है, ये हम दौलतमंद जानते हैं, मगर अपने राज एक दूसरे को नहीं बताते। मुझे अफसोस है, मैं फिलहाल आपके सवाल के जवाब नहीं दे सकूंगा। बेटे, तुम अब तक इस गलतफहमी में मुब्तला हो कि मैंने तुम्हारे अब्बा मरहूम की जमीनों पर कब्जा जमा रखा है। मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें बेटे की तरह चाहता हूं, मैंने तुम्हारा हक नहीं छीना है। मैंने खुशदिली से कहा, चलिए मैं मान लेता हूं, अब आपको इल्जाम नहीं दूंगा। हाँ बेटे, पुरानी रंजिशों को भूल जाओ। खून के रिश्तों में झगड़े होते हैं, मगर वो रिश्ते टूटते नहीं हैं। चलो मेरे साथ आओ, अपनी चची से मिलो। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो इतनी जल्दी सुलह कर लेंगे। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा है, दुश्मनों के करीब रहकर उनकी रही सही कमजोरियां मालूम होती रहेंगी। उर्दू अदब की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस नॉवेल अब आपकी समातों के लिए, देवता। देवता का बकिया हिस्सा सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।